Hello students, this is the that is next video of ray optics। तो स्टूडेंट्स हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं सम फैक्टर्स एंड नेचुरल फिनोमिना विच अकर्स। तो सबसे पहले हमने बात करनी है यहाँ पे ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब कोई लाइट सोर्स से एटमॉस्फेयर में आएगी तो जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल हैं वो उन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड होगी। तो स्कैटर्ड होना मतलब वो अपने पाथ को चेंज कर लेगी, उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी the phenomena of change in path of light when it is scattered with the particle of medium is known as scattering of light। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ मीडियम है और यहाँ से लाइट आके इस पार्टिकल से टकरा के इस तरफ को बेंड हो जाती है, तो दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस पार्टिकल से टकरा के मुड़ना जो है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वेरी सिंपल पॉइंट्स है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स व्हेन a beam of light या ray of light strike with a particle of medium and change its path या bend in a particular direction is known as scattering of light। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये दो तरह के स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। एक है हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, next one is elastic scattering of light, और इसका दूसरा नाम जो है वो है रेलेक्स स्कैटरिंग। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब ये है कि व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज very small in order of the wavelength of light is called and strike with the particle when the ray of light strike with particle। और उस पार्टिकल का कंडीशन ये है कि उसका साइज बहुत छोटा है as compared to wavelength of light। In such kind of the scattering no transfer of that is energy will take place। यानी कि कोई एनर्जी का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है between the incident ray and scattering particle is known as that is इलास्टिक स्कैटरिंग। यानी कि इलास्टिक स्कैटरिंग में हमें ये बताया गया कि इलास्टिक स्कैटरिंग होती है कि इफ द साइज ऑफ particle of medium is very small, so the scattering will take place, and in such type of scattering no exchange of energy will take place between the particle of medium and the wavelength of light या energy of light, and no exchange of wavelength and frequency will take place। अब इसमें जो लॉ है यानी कि इसका जो रेलिक्स लॉ है वो कहता है कि the intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of lambda। inversely proportional to the fourth power of lambda यानी कि fourth power of wavelength। तो ये जो है this is lambda to the power 4। तो ये जो है हमारे पास this is the
रिलेक्स स्कैटरिंग लॉ। तो इसमें आपको पढ़ाया गया कि द इंटेंसिटी ऑफ इन स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। और स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि जिस लाइट की स्कैटरिंग इंटेंसिटी हाई होती है वो लाइट जल्दी सराउंडिंग में फैल के ख़त्म हो जाती है, और जिसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी लो होती है वो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड टाइप के स्कैटरिंग है दैट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में होता है कि इफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि जो पार्टिकल है मीडियम का उसका साइज जो है लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा हो तो उसको दैट इज नोन एज, और वो लाइट से टकराए तो उसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक scattering। If the wavelength of light is greater than that is the size of particle is much greater than that is the wavelength of light is known as inelastic scattering। और इसमें ना इन इलास्टिक स्कैटरिंग को जो है वो कैम्पटन इफेक्ट से और रमन इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। और इसमें जो होता है ना दैट इज द एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशंस एंड अदर, दैट इज इंसिडेंट रेडिएशन और पार्टिकल की एनर्जी एक्सचेंज होती है, वेवलेंथ एक्सचेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी भी एक्सचेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास दो स्कैटरिंग के रूल्स हैं। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो यदि हम ब्लू कलर ऑफ स्काई यूज एक्सप्लेन करें कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है वो क्यों होता है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई में जो होता है वो ये कहते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है हमारे पास वो इसलिए है क्योंकि जो देखो जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, यानी कि ये अब जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा बी वो रेड कलर का हाफ होता है, यानी कि जो ब्लू कलर के स्कैटरिंग हो गए ना वो 16 टाइम ग्रेटर होती है या 16 टाइम ग्रेटर देन रेड कलर होती है, यानी कि जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग है वो 16 टाइम्स ज़्यादा होती है रेड कलर से। इसलिए जो ब्लू कलर है वो हमारे हेड के चारों तरफ प्रीडोमिनेटेड होता है, और जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो वो ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है हमारे चारों तरफ, इसलिए जो है वो स्काई ब्लू कलर का दिखेगा। यानी कि वाई स्काई अपीयर ब्लू, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज half to the wavelength of red, and according to this law the intensity of scattering will be 16 times greater than that of red color. That's why this blue color predominated around the head of the observer, and when the observer sees sky then that appears of blue color। तो ये जो है that is of blue color। नेक्स्ट है हमारे पास, the next one is that is reddishness at sunset and sunrise। तो ये जो है हमारे पास reddishness of at sunset at and sunrise। बोलते हैं कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय सन का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है या रेडिश कलर का होता है। वैसे जब हम सन किसी जो है जैसे रेन के बाद मॉर्निंग में सन देखते हैं अर्लीस्ट मॉर्निंग तो वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं
वो नीचे बैठ जाते हैं, और जब डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ गए तो बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है? देखो, हमने ये देख लिया कि दिस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो रेड कलर है ना, उसका वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब जब वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होती है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जो बाकी के कलर्स हैं, बाकी के कलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिंपली उनका वेव लेंथ कम होने की वजह से उनकी स्कैटरिंग हाई होती है, और वो पाथ अपने पाथ में ही बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और वो हमारे तक नहीं पहुंचते। बट जो रेड कलर है वो हमारे तक पहुंचता है, और इस तरह से जो है दैट सन अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज। नेक्स्ट जो है कि that is the danger signal. For the danger signal we use that is red color. danger signal के लिए हम रेड कलर का यूज करते हैं। क्यों? तो वहां पे भी यही बात समझ में आती है कि जो डेंजर सिग्नल होता है, ताकि वो रेड कलर जो है हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखाई दे। जैसे मान लो कि कोई भी डेंजर सिग्नल है, यदि हम उसको देखेंगे नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस से उसको हम देखेंगे नहीं, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो दैट शुड बी ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। इसलिए जो है हम रेड कलर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेड कलर का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी सबसे लो होती है, और जिसके वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस से अपीयर होता है। और जब लॉन्ग डिस्टेंस से अपीयर होगा तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब देखेंगे तो उसको हम उसके हिसाब से अपना जो है वो हम अपने सेंस के हिसाब से वर्क करेंगे, बिकॉज दैट इज डेंजर सिग्नल एंड दैट मस्ट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास, दिस इज समथिंग अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन। इससे पहले जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इट्स एक्सप्रेशंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट जो है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आओ देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ना हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो आता है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, अब यहाँ पे ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसके दो पार्ट होते हैं, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट फाइनाइट एंड व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो हम पहले देखेंगे कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये है हमारे पास ये सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, पहले हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में सुनना होगा। तो वो होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सिंपल अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी कि जो कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ होता है दैट विल बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग टू सी द मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि फोकल लेंथ जो होना चाहिए दैट शुड बी शॉर्ट। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि when an object placed between F and C, when an object is placed between F and C of the mirror, that is lens, convex lens, then its virtual and magnified image will form। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका
रे डायग्राम भी बना लेते हैं। तो दैट इज रे डायग्राम। और इस रे डायग्राम को हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे ये सी है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब यहाँ से जो है ये फोकस से रे निकल गई, दिस इज फोकस, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। हमने इसको ऐसे पीछे बढ़ाया तो its image formed here, that is magnified and enlarged image formed here, a dash b dash। हमने क्या करना है कि यहाँ से ए बी के बराबर कट कर लेना है। मान लो ये क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से ये जो हुआ, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, दिस इज रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये जो पास हो रहा है दिस इज पासेस फ्रॉम फोकस। तो ये फोकस से रे पास हो रही है। तो यहाँ पे आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का ये रे डायग्राम है। और एक बात और समझें कि ये जो है ये डॉटेड लाइन होती है ऐसे, तो ये डॉटेड लाइन जाएगी। अब आओ इसका मैग्निफिकेशन। तो अब इसमें जो मेन है वो मैग्निफिकेशन का काम है। तो अब अगला है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, द रेशियो ऑफ एंगल सस्टेंट। इसको अब हम, यदि आप एंगल वाली बात करोगे ना, तो इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक, क्योंकि अब हम टेंजेंट ले रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ एंगल formed by image to the angle formed by object on the eye of observer is called angular magnification. It is denoted by M. It is denoted by M। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिस M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो ये आ जाएगा M इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। हमने एंगल छोटा होने की वजह से हमने 10 ले लिया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पहले हम डिसाइड करेंगे देख के कि जो अल्फा है वो बन रहा है क्यू सी बी डैश, क्यू सी बी डैश। तो पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल क्यू सी बी डैश। तो इसमें हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू क्यू बी डैश अपॉन सी बी डैश। और स्टूडेंट्स वी नो क्यू बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे हुआ 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी डैश। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी। तो जब हम ए सी बी की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 10 बीटा। तो 10 बीटा देखते हैं।
तो ये देखो ये tan बीटा ए बी सी, तो इसमें tan बीटा हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी। तो दिस इज ए बी अपॉन सी। तो अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास है m इज इक्वल टू, तो पुट करते हैं tan बीटा है ए बी अपॉन सी बी और tan अल्फा है सी बी डैश अपॉन ए बी। तो यहाँ पे ए बी से ए बी कट गया और हमारे पास रह गया दिस इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। तो अब हम ये देखेंगे कि सी बी डैश अपॉन सी बी, अब यहाँ जो सी बी है दैट इज इक्वल टू यू और सी बी डैश है दैट इज इक्वल टू माइनस डी माइनस यू। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू d अपॉन u। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, we know from the length equation, from length formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे v जो होगा माइनस डी और u तो नेगेटिव होगा ही, तो ये आ जाएगा माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज d अपॉन यू इज इक्वल टू d अपॉन एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया d अपॉन यू, दिस इज d अपॉन यू तो d अपॉन यू इज इक्वल टू d अपॉन एफ प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ। यहाँ पे d जो है वो है नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और ये होता है 25 सेंटीमीटर। हमारे हेल्दी आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म करेगा तो उस कंडीशन में व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन जितने भी निकालने हैं दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं दैट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप when image formed at infinity। अब इमेज को हमने इंफिनिटी पे फॉर्म किया, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास दिस इज अ कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे जो है ये C है और ये F है। अब हमने F पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, तो दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब यहाँ से जो है ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इट passes फ्रॉम फोकस एंड सेकेंड वन इज passes फ्रॉम C।
तो स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे ये पैरेलल रे दिख रही है, तो पैरेलल रे है। अब जाहिर सी बात है इधर तो इमेज बननी नहीं है, तो हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी कि ये हमने ले लिया ए डैश, क्योंकि ये एंगल तो हो गया बीटा, हमें अल्फा भी चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट के बराबर एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया थोड़ा सा दूर, दैट इज अल्फा। तो अब हम इसे जो है ये डिस्कस करेंगे लाइक दिस। तो अब हमें ये लीनियर यानी कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है, तो हम बात करेंगे दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन तो वही है, दिस इज m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई ऑफ ऑब्जर्वर इज नोन एज दिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेंगे टेंजेंट, तो ये हो गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, अल्फा नॉट बीटा, अल्फा। तो यहाँ पे ये जो है हमने इसमें से अल्फा निकालना पहले। अब हमें पता है कि ए डैश बी डैश जो है वो ए बी के बराबर है, तो अब हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम दूसरा सेकेंड ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, तो इसमें आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, तो ये आ गया इक्वेशन 4। इन सबको पुट इन 2, तो यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू tan बीटा ए बी अपॉन सी बी, दिस इज सी बी डैश अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया और m आ गया सी बी डैश अपॉन सी बी। तो यहाँ पे सी बी डैश जो है वो माइनस डी है और सी बी जो है वो माइनस एफ है, तो यहाँ पे यही लिख देता हूँ मैं, जो m बन गया दिस इज d अपॉन f, और इसका कंडीशन है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, इंफिनिटी पे बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और उसको हम लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो अब हम यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। One convex lens focused on object is known as objective lens, and the focal length of objective lens is smaller, shorter, and aperture is also shorter. And second lens focused toward eye is known as eye lens. Its focal length is smaller but its aperture is larger. तो ये दो लेंसेज हैं,
इन दोनों लेंसेज की ये कहानी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है, शॉर्टर अपर्चर का होता है। जो आई लेंस होता है वो लार्जर अपर्चर एंड शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द मैग्नीफाइड फॉर्म। तो मैग्नीफाइड फॉर्म में ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका जो है वो प्रिंसिपल देखेंगे। कंस्ट्रक्शन रे डायग्राम। तो स्टूडेंट्स इसका जो रे डायग्राम है, हमने यहाँ पे एक पहले छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया एंड इट फॉर्म अ रियल इमेज। तो यहाँ से ये रियल इमेज यहाँ पे बन गई, दैट इज A dash B dash. This real image act as an object for eye lens. ये हमने लिया आई लेंस। अब यहाँ से रे जो है ये फोकस से पास हो जाएगी और सेकंड पास हो जाएगी C2 से। तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ना, लाइक दिस, तो यहाँ पे इट्स इमेज विल फॉर्म हियर, दैट इज A डबल डैश B डबल डैश। और हम क्या करेंगे, इस AB के बराबर इसको यहाँ पे, क्योंकि हमें बीटा दिखाना हो, अल्फा दिखाना होगा, तो अल्फा हम किसका दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट का दिखाएंगे। तो दिस इज A1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा वाली लाइन बनाते हैं। तो ये जो है दिस इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। इसमें हमने इस तरह से एरो लगाना है, लाइक दिस। दिस इज C1। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इसे बोलते हैं हम आई लेंस। इधर को हमने ये आई प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आपने इसके रे डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना होगा कि लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट्स रियल इमेज A dash B dash formed in front of eye lens that act as an object for the eye lens and its final image formed at B double dash A double dash B double dash, that is virtual and magnified। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इज मैग्निफिकेशन। तो दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये पहले से ही डिस्क्राइब होता आ रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा ले लेंगे। तो यहीं से इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है हम लेंगे A डबल डैश एंड जो है इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं क्योंकि ट्राइंगल हमें दिखना चाहिए। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल A1 B डबल डैश C2।
तो ये हो जाएगा 10 अल्फा A1 B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश। अब आपको पता है कि A1 B डबल डैश जो है दिस इज इक्वल टू AB, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन C2 B डबल डैश। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्राइंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश, तो 10 बीटा हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1। तो जब हम पुट करेंगे तो अब देखो, अब थोड़ा सा हम इसको स्लाइड कर सकते हैं, 1 को रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 10 बीटा। तो बीटा ये आ गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश, और ये उल्ट के मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 B डबल डैश अपॉन AB, तो ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बचा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, तो ये आ गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। मैंने क्या किया, A डैश B डैश से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो कि ये आ गया A डैश B डैश। तो अब यहाँ पे यदि हम ME की बात करें तो ME है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया MO A डैश B डैश अपॉन AB। तो स्टूडेंट्स ये जो बना थर्ड इक्वेशन, तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया M इज इक्वल टू MO इंटू ME। अब आपको पता है कि जो MO और ME है, तो MO तो हो गया दैट इज VO अपॉन UO, लेकिन जो ME है ये होती है दैट इज D अपॉन UE। तो दिस इज इक्वल टू, अब लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन FE, या देखो UE। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे VE को लगाएंगे माइनस D और UE को लगाएंगे माइनस UE, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो स्टूडेंट्स हम D से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 प्लस D अपॉन UE इज इक्वल टू D अपॉन FE। तो D अपॉन UE इज इक्वल टू D अपॉन FE प्लस 1। तो इन सबको हम क्या करेंगे, पुट इन 4, इसको इक्वेशन 4 ले लो, तो आपका फार्मूला बन जाएगा दिस इज इक्वल टू MO, तो M इज इक्वल टू आ गया VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। So this is the formula for magnification of compound microscope। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला है। तो VO अपॉन UO
अच्छा, अब इसका एक चीज और भी बोल रहे हैं कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं फटाफट, इसको लेबल नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इट्स इमेज फॉर्म, और ये जो है आई लेंस है। तो एक फोकस से, ये देखिए ये पैरेलल होगी ना रे, अब इसको जब बढ़ाओगे तो इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये बोलते हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये C2 है, ये C1 है। तो इसमें जो हमारा जो फार्मूला होगा ना मैग्नीफिकेशन का, डिराइव नहीं करना है। M इज इक्वल टू हो जाएगा VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, क्योंकि आपको पता है जब इंफिनिटी पे बनता है तो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन होता है D अपॉन FE। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास माइक्रोस्कोप के पार्ट्स थे, जो कि हमने माइक्रोस्कोप को देख लिया। तो माइक्रोस्कोप में हमने ये देखा कि ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टेलीस्कोप की। तो जब हम टेलीस्कोप देखेंगे तो हम देखते हैं टेलीस्कोप। तो telescope is used to find, to see the object, heavenly object lies at large distance। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे पड़ा है तो उसे देखने के लिए जो है हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोलते हैं उस टेलीस्कोप का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे ये दो हैं। पहला है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब इसमें जो टेलीस्कोप है ना, इसमें हम यूज करते हैं लार्ज फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर, और जो आई लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो आई के तरफ होता है हम उसको आई लेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका ना डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, कहीं इन्फिनिटी से ऐसे रे आ रही है लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपको पता है इट्स इमेज विल फॉर्म्ड हियर, दैट इज A डैश B डैश। अब ये एंगल हमारे पास आ गया अल्फा, ये C1 आ गया, और ये कहाँ से लाइट आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। अब हमने जो है जो आई लेंस रखा, आई लेंस आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है और अपर्चर भी छोटा होता है। तो ये जो है ये, तो ये दोनों बीम ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल होगी, तो इट्स इमेज विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसका इमेज जो है दैट विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बना दिस वन इज ए बीटा। तो इधर से कहीं से हम देखते हैं दिस वन इज आई। तो इस तरह से जो है ये डायग्राम है, रे डायग्राम है ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड लाइज एट इंफिनिटी,
then its image formed at the focus of objective lens. यहाँ से this is focus of objective lens और यहाँ पे this is focus of eye lens. तो इस तरह से this is C2. तो ये बोलते हैं कि and the object image A dash B dash act as an object for the eye lens. ये हमारे पास है eye lens और ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस. तो स्टूडेंट्स अब इसके मैग्निफिकेशन को हम डिराइव करेंगे. तो मैग्निफिकेशन जो है दैट इज मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन वही एंगुलर मैग्निफिकेशन ही हम डिस्कस करेंगे. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा दैट तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है हमारे पास दिस इज द एंगल द रेशियो ऑफ एंगल सस्टेन्ड बाय इमेज टू द एंगल सस्टेन्ड बाय ऑब्जेक्ट यानी कि बीटा अपॉन अल्फा. अब हम ये एंगल छोटे हैं इसलिए हम ले लेते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा. अब हम ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्राइंगल A डैश B डैश C1. तो इसमें tan अल्फा आ गया A डैश B डैश अपॉन C1 B डैश. फिर आता है इन ट्राइंगल हम लेंगे अब A डैश B डैश C2. तो tan बीटा हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन C2 B डैश. हम क्या करेंगे पुट इन 1. तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस m इज इक्वल टू tan बीटा. तो tan बीटा है A डैश B डैश अपॉन C2 B डैश और A आ गया C1 B डैश अपॉन A डैश B डैश. ये उल्ट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे आप इसको और इसको कट कर दोगे तो आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन C1 B डैश अपॉन C2 B डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखेंगे कि C1 B डैश FO है और C2 B डैश माइनस FE है. तो यहाँ पे C1 दिस इज C1 B डैश इज इक्वल टू FO और C2 B डैश इज इक्वल टू माइनस FE. तो स्टूडेंट्स जब आप इसको पुट करोगे तो यू विल फाइंड FO अपॉन FE विद माइनस. अब हम ना यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी निकाल सकते हैं. तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होगा दिस इज L इज इक्वल टू FO प्लस FE. इन दोनों को आपने क्या करना होगा प्लस करना होगा. तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when image is formed at finite distance. तो जब ये अब ये फाइनाइट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिया ये है
दिस इज कन्वेक्स लेंस और यहाँ से कहीं इंफिनिटी से रे आ रही है, तो दिस रे मीट हियर, तो दिस इज ए डैश बी डैश। फिर अब हमने ये लेंस जो है दिस वन इज आई लेंस, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रे फोकस से निकल गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई लाइक दिस। ये C1 है, ये C2 है। अब इधर तो ये रे मिलने वाली है नहीं, तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये कट करके, तो इट्स इमेज फॉर्म्ड हियर A डबल डैश B डबल डैश। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल लेंगे, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, और कहीं हम यहाँ से इसको देखेंगे, ये हमारे पास आई, ये जो है दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस और दिस इज आई लेंस, ये दोनों लेंस का नाम आ गया। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन में दिस इज m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, टेकिंग टेंजेंट टू बोथ साइड। अब बोथ मीन्स अल्फा एंड बीटा, तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल a dash c1 b dash, tan alpha is equal to a dash b dash upon c1 b dash। अच्छा, in triangle a dash c2 b dash, tan beta is equal to a dash b dash अपॉन C2 B डैश। अब हम इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन 2। तो जब इसको 2 में पुट करोगे तो दिस बिकम्स tan बीटा आ गया a डैश b डैश अपॉन C2 b डैश, C1 b डैश अपॉन a डैश b डैश, तो ये हट गए, तो हमारे को मिला C1 b डैश अपॉन C2 b डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो कि C1 b डैश तो जो है वो FO के बराबर है, C1 b डैश इज इक्वल टू FO, और C2 B डैश इज इक्वल टू माइनस UE, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो हो गया वो अंदर चला गया, तो आप इसको, तो इट्स मैग्निफिकेशन बिकम्स FO अपॉन UE विद माइनस। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO प्लस UE, तो इन दिस केस इट बिकम्स FO प्लस UE। तो ये है हमारे पास, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, ये तो दोनों जो हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं। अब हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में इसमें हम मिरर का यूज करते हैं, लेंस का यूज नहीं करते। तो ये हमने एक कनकेव मिरर लिया, दिस वन इज कनकेव मिरर, और यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस। यहाँ पे हमने लगाए एक प्लेन मिरर, तो यहाँ से रे यहाँ पे गिरी और यहाँ से रे यहाँ पे गिरी। तो अब ये जो रे है ये यहाँ से निकलेगी इस तरफ को और ये आएगी इस तरफ को। हमने यहाँ पे आई पीस लगा दिया, तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से इट्स इमेज फॉर्म्ड हियर, ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये जो है इसका ये रे डायग्राम है ऐसे। और ये जो है तो यहाँ पे ये T1 है, T2 है और इन्फिनिटी से ये रे आ रही है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना, दैट इज FO अपॉन FP, और FO जो है वो ऑब्जेक्टिव मिरर का फोकल लेंथ है। FO जो है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, और FP जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, तो ये तो जो था ये था दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को ज़्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे जो है कि स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो जो बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, इससे जो इमेज फॉर्मेशन होती है दैट इज फ्री फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होता है कि नंबर ऑफ कलर में, जैसे कि रिफ्रैक्शन हो रही है ना लाइट की, तो वो नंबर ऑफ कलर में स्प्लिट हो जाती है लाइट, और जब नंबर ऑफ कलर में स्प्लिट होगी तो इमेज जो होता है वो कलर्ड बनने लग जाता है। लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर एक स्फेरिकल एब्रेशन होता है, तो लेंस के केस में स्फेरिकल एब्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मिरर के केस में स्फेरिकल एब्रेशन कम होता है, बिकॉज इट इज अ पैराबोलिक इन नेचर। तो ये नेचर में कैसा है, पैराबोलिक है, तो इसलिए इसका एब्रेशन कम होगा। कनकेव स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर कैन बी इजिली मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो कनकेव मिरर है ये बड़े से बड़े अपर्चर का बनाया जा सकता है, लेंस नहीं बनाया जा सकता। फिर आता है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज हाई। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसका रिजॉल्विंग पावर जो होता है दैट इज हाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें देखना है और समझना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको, तो ये इसीलिए हम रिफ्रैक्टिंग के जगह पे रिफ्लेक्टिंग को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस रे ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।